जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आज फिर से जीके, साइंस, मैथ्स और हिंदी व्याकरण से टॉप 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसे आप लोग रिवीजन के तौर पर अटेंड कीजिए और सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान के सूची से हटा दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, यह है आर्टिकल 370। सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 370। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? चलिए, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। रिवीजन का क्लास है तो केवल आप लोग रिवीजन कीजिए। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। आगे देखिए, दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हाइपरमेट्रोपिया इसका मतलब होता है दीर्घ दृष्टि दोष, लेकिन यहाँ पे निकट दृष्टि दोष दिया है, तो ऑप्शन ए आपका पूरा गलत है। बी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया दिया हुआ है। सी ऑप्शन की यहाँ पर बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष बिल्कुल सही है, और मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष, यहाँ पर पूरा सही दिया हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखिए, किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कितना होगा? तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक से अधिक एक स्थिरांक। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? बताइए, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जागो ग्राहक जागो। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछे तो 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986 में लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है। 3000 का मूलधन 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता है, बिल्कुल। तो 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी? तो इसके लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन का। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है फॉर्मूला P इंटू, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर होता है T यानी कि समय। अब यहाँ पर सबका मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो P कितना है? 3000 है, गुना 1 प्लस रेट कितना है? तो 7% है, तो 7/100, और समय कितना है? 2 वर्ष के बाद, तो पावर कितना हो जाएगा? 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर 3000 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3000 गुना, और यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट में यहाँ पे बटे 1 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 107/100। कितना आएगा?
3,7/100 और पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर लिख दीजिए 3,000 गुना 107/100 गुना 107/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इसको गुना करके 10 से भाग कर दीजिए तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा 34,7 रुपया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 34,7 रुपया। देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की भुजा सेंटीमीटर में क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। घन के विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 192 वर्ग सेंटीमीटर। हमको निकालना है घन की भुजा। तो घन की भुजा होता है विकर्ण बटे √3। ठीक है, घन की भुजा का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण बटे √3। तो सबसे पहले हमको घन का विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर क्षेत्रफल। ठीक है, अंडर वर्ग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? तो अंडर वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 192। तो 192 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये 8√3 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा निकल गया विकर्ण। अब निकालना है घन की भुजा। तो घन की भुजा बराबर सूत्र क्या होता है? विकर्ण बटे √3। तो विकर्ण कितना है? 8√3 बटे कितना जाएगा? √3। √3 से √3 कैंसिल, आंसर कितना जाएगा? 8 सेंटीमीटर। आगे देखिए, एक साइकिल 120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक साइकिल को 120 रुपया में खरीदा गया और 15% के लाभ पर बेचा गया। तो यहाँ पर देखिए 15% लाभ का मतलब क्या है? जो साइकिल है, मान लेते कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपया है। ठीक है, इस पर प्रॉफिट कितना का हुआ? 15 का हुआ। ठीक, और 15% के लाभ पर बेचा गया तो एसपी कितना निकल कर आ गया? 115। ठीक है, एक्चुअल में साइकिल का क्रय मूल्य 120 है, लेकिन हमने क्या माना? 100। तो यहाँ पर इसी को बराबर कर देंगे। 100 रेशियो बराबर करेंगे 120। तो 1 रेशियो बराबर क्या आएगा? 120/100। हमको निकालना है साइकिल का विक्रय मूल्य जो कि 115 है। तो 115 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो 115 गुना 120/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 तिया 15, 2 से 12 6, 23 6 कितना हो जाएगा? तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12 1 13, 138। देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 15% जो लाभ दिया है उसी में से हमने मान लिया कि क्रय मूल्य 100 है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो बेच रहा है 115 में। तो इस 100 का वैल्यू 120 के बराबर है। तो 1 रेशियो का वैल्यू, फिर 115 रेशियो का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 138। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है और उनके बीच का महत्तम समावर्तक 3 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल 108 दिया हुआ है, जिसमें से महत्तम समावर्तक यानी HCF 3 दिया है, तो हमको LCM निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 108 में 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा LCM। तो 3 तिया 9, 3 छाक 18, इसका आंसर आ जाएगा 36। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? साथियों, रिवीजन प्रैक्टिस सेट में आपको मैथ्स, साइंस, हिंदी, व्याकरण, ठीक है, सब कुछ देखने को मिलेगा। बस आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए। तो नीलकंठ बहुब्रीहि समास बिल्कुल सही है। चौराहा तत्पुरुष समास गलत है। चौराहा में संख्या आ रहा है 4, तो जहाँ पर भी संख्या आता है वो होता है द्विगु समास, तो बी वाला ही सुमेलित नहीं है। बाकी माता पिता, द्वंद्व समास, यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो विकल्प के हिसाब से रचना क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ने किस कारक का चिन्ह है? कारक में टोटल 8 विभक्तियां हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, तो ने जो है कर्ता का चिन्ह है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। ठीक है, करण कारक का चिन्ह क्या है? तो से या के द्वारा। ठीक है, और संप्रदान कारक का चिन्ह है को, के लिए। आगे देखिए, शोक किस रस का अस्थाई भाव है?
तो साथियों शोक जो है करुण रस का अस्थाई भाव है। किसका? करुण रस का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, रौद्र रस का अस्थाई भाव पूछे, यहाँ पर लिख देते हैं। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध। वीर रस का अस्थाई भाव पूछे तो उत्साह। याद कर लीजिएगा, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। ठीक है। और शोक जो है किस रस का अस्थाई भाव है? तो करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कभी वास्तविक नहीं हो सकता, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है और दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? आभासी। तो यहाँ पर बिंब के साइज बिंब के समान साइज का होता है, बिल्कुल सही है। काल्पनिक होता है, बिल्कुल सही है। काल्पनिक या आभासी एक ही है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने, ये भी सही है। वास्तविक होता है, ये गलत है। वास्तविक इसमें नहीं बनता, इसमें आभासी या काल्पनिक बनता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर डैश नई कोशिकाएं बनाती है। आंसर है 4। डायरेक्ट याद रखिए 4। आगे देखिए, असंरक्षित बल का उदाहरण क्या है? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। असंरक्षित बल का उदाहरण क्या है? तो घर्षण बल, श्यान बल दोनों जो है असंरक्षित बल का उदाहरण है। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। यहाँ पर ESR टेस्ट दिया हुआ है, ये किससे संबंधित है? तो शरीर में सूजन से संबंधित है ESR टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट के बारे में बता चुके हैं, ये टीबी के लिए है। ठीक है, तपेदिक जिसको टीबी भी बोला जाता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ये आपका हृदय रोग का जोखिम से संबंधित है। और HbA फर्स्ट C टेस्ट जो है ये आपका संबंधित है मधुमेह से। किससे है? मधुमेह से संबंधित है। यहाँ पर एक और टेस्ट है कल्चर टेस्ट। तो कल्चर टेस्ट संक्रमण की पहचान के लिए है, इसका 5 हो जाएगा, यानी E का 5। तो E का 5 इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। एक और देख लेते हैं, और D का इसमें 2 दिया है, D का 2। तो D का 2 एक ही ऑप्शन में इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? और साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 176वां। कितना है? 176वां। अच्छा, इस सूची में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? तो लग्जमबर्ग, यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ठीक है, लग्जमबर्ग सबसे टॉप लेवल पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो साथियों सीमा शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, संपत्ति कर की बात करें तो संपत्ति कर वह कर होता है जो संपत्ति के हस्तांतरण पर लगता है। ठीक है, और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपको बता देते हैं क्या क्या है। प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आएगा? तो प्रत्यक्ष कर में आपका आएगा आयकर, निगम कर, संपत्ति कर,
उपहार कर, ठीक है, उपहार कर, और आपका ब्याज कर, ये सब किस में आएगा, तो प्रत्यक्ष कर में। जबकि अप्रत्यक्ष कर में आपका जीएसटी आ जाएगा, सीमा शुल्क आ जाएगा, उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क आ जाएगा, ये सभी अप्रत्यक्ष कर में आएगा। अच्छा, ये जो निगम कर है इसको कंपनी कर भी बोला जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। 8 मूल्य उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक महत्व विद्युत उत्पादन को दिया गया है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, विद्युत उत्पादन। माउंटबेटन योजना क्या है? अच्छा क्वेश्चन लगाते चलिए, माउंटबेटन योजना क्या है? तो इसका सही जवाब है भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को जो योजना प्रस्तुत किया था, जिसे हम 3 जून योजना या माउंट बेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। कब प्रस्तुत किया था? 3 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। 1930 में स्टार्ट होता है, ये 1930 में स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? बताइए, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश पूछे तो एशिया महादेश है। ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? चलिए आंसर लगाते चलिए फटाफट से। ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष है सुंदरी वृक्ष। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, सुंदरी वृक्ष। रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्यों? काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, ठीक है। इसमें सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में रेगुर मिट्टी अधिक है। तो यहाँ पर इसका रंग काला होने का कारण क्या है? यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होता है, ठीक है, इसलिए इसका रंग क्या है? काला। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अवसादी चट्टान की बात करें तो अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है, परतदार चट्टान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए तो, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? चलिए बताइए, हॉकी का जो गेंद होता है उसका रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद। हॉकी गेंद का वजन पूछे तो 155 से 163 ग्राम तक होता है हॉकी गेंद का वजन। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। साहित्य क्षेत्र में भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। पराक्रम के क्षेत्र में अशोक चक्र अवार्ड जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और खेल क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये फिल्म संबंधित इसका आंसर होगा। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बाउल जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। घूमरा पूछे कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। यक्षगान पूछे तो यक्षगान कर्नाटक का है। कोलट्टम पूछे, कोलट्टम ये सब आता है। कोलट्टम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। झूला लोक नृत्य पूछे तो उत्तर प्रदेश का है। डांडिया आप सभी जानते हैं, गुजरात का।
हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? तो कांस्य युगीन, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हड़प्पा की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक। किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब है स्यादवाद, जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी को माना जाता है, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। जितना भी डिटेल बता देते हैं, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला, उनके पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है, यशोदा, और उनके दामाद का नाम क्या था? जामिल। अच्छा, महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है? तो 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? इसका आंसर है 10 सिद्धांत समाविष्ट थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनके पुत्र का नाम राहुल। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भगवान बुद्ध की मृत्यु कब होती है? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। किसने किया? राष्ट्रकूट ने। भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर पूछे तो कैलाश मंदिर है। अच्छा, एलोरा की जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। किसने किया था? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? मान्यखेत। कहाँ पर? मान्यखेत। अच्छा, चोल की बात करें तो चोल राजवंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय। और चोलों की राजधानी कहाँ पर थी? तो तंजौर या फिर तंजावुर। और पाल वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल। कौन थे? गोपाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये गलत है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा सब्जी का उत्पादन देश कौन है? चाइना है। कौन है? चाइना। विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही जवाब है घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अक्ष, अश्व, अक्षांश। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वीडियो नेक्स्ट। सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है?
आंसर है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को। ए वाला ऑप्शन राइट है। समुद्र की धाराएं बताइए किस ओर से किस ओर बहती है। तो साथियों समुद्र की जो गर्म धाराएं हैं वो ध्रुव की ओर बहती है। कहां पर? ध्रुव की ओर। सी ऑप्शन राइट है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। 20 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस। और 20 नवंबर को क्या मनाता है? तो सार्वभौमिक बाल दिवस। अच्छा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसे याद कर लीजिए, पूछा जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? चलिए रेगुर मिट्टी बता चुके हैं, रेगुर मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती है? तो इसका सही जवाब है ध्रुव पर। कहां पर? ध्रुव पर। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। ठीक है, सीधे पड़ती है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगर पूछे कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8। लेकिन कर्क रेखा पूछे विश्व के कितने देश से होकर गुजरती है? तो 15 देश से होकर गुजरती है। उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? उत्तर भारत बताइए इसमें। तो उत्तर भारत में आपका कौन सा आ गया? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इस समय उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? तो जाड़े में। बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र श्रेणी में 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 प्राप्त किया है? तो यह है अनोरा। फिल्म का नाम क्या है? अनोरा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 24.3% की आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र को उत्पादन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र जो है इसमें आपका औद्योगिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र शामिल है। बाकी तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है आप सभी जानते हैं। परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी तीसरे क्षेत्र में आता है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान पूछे किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का ही है। प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है? तो यह है प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए असत्य कथन बताना है। जल में अधिक विलय होता है, बिल्कुल सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, तो असत्य आपका बी वाला ही है। ठीक है। विरंजक चूर्ण का रंग हल्का पीला नहीं सफ़ेद होता है। याद कर लीजिए क्या होता है? सफ़ेद। बाकी ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, बिल्कुल सही है। इसका फॉर्मूला CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो साथियों यह है थायरॉक्सिन हार्मोन। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है?
तो वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी है। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का रंग हरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज के सेट में 85 क्वेश्चन थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।